हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। हमने लास्ट लेक्चर में मतलब एल्केन्स ख़त्म कर दिया। अब हम एल्कीन पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देखा था कि हमारे पास तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक, जिसमें से एरोमेटिक आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में केवल एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस हैं, तो हम एल्काइंस हैं तो हमने एल्केन्स तो पढ़ लिया। अब हम एल्कीन्स पढ़ने जा रहे हैं और एल्कीन्स में मतलब अब हम अनसैचुरेटेड में मूव कर गए। अनसैचुरेटेड में सबसे पहले हम एल्कीन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एल्काइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्कीन देखो क्या होते हैं। एल्कीन्स में सबसे पहली तो चीज़ ये कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। उसके बाद दूसरा इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। यहाँ n हम n कोई भी इंटीजर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। तो देखो इसमें टू कार्बन लेस देन एल्केन। एल्केन में क्या फॉर्मूला होता है? एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2। ये 2 हाइड्रोजन उसमें एक्स्ट्रा थे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है एल्केन से एल्कीन में। इसी 2 हाइड्रोजन की वजह से कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है और इसी कारण ये जो कंपाउंड है ये कैसे कहलाने लगते हैं? ये कहलाने लगते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके बाद इसका जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर कौन है? फर्स्ट स्टेबल मेंबर इथीन है। फर्स्ट स्टेबल मेंबर कौन है? फर्स्ट स्टेबल मेंबर है C2H4 इथीन, ठीक है। जो CH2 है, मतलब हम अगर उसकी जगह N की जगह 1 रखें तो CH2 है, ये इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, ये कार्बन की चारों वैलेंसी। तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है और ये बहुत मतलब कम पाई जाती है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या किसी दूसरे एटम से। दूसरे ही एक और मीथीन, इसको क्या बोलते हैं हम? किसी दूसरी मीथीन से रिएक्ट कर लेती है और जाके इथीन बना लेती है, ठीक है। ये उसकी बात हो गई। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं। ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं इसीलिए हम इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स भी हम इनको बोलते हैं। देखो अब इसके बाद इसकी हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर। एक बार थोड़ा सा इसको देख लो। क्या बोला मैंने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, अनसैचुरेटेड है तो। उसके बाद CnH2n, मतलब इसमें जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। इतना सिंपल सी बात है बस। एल्कीन की जो सीरीज है उसमें जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, एल्केन में जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते थे। इसमें 2 हाइड्रोजन कम होंगे एल्केन से। उसके बाद फर्स्ट मेंबर जो है वो ये होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्पीसीज है इसलिए हम फर्स्ट स्टेबल मेंबर इथीन को कंसीडर करते हैं। ऑयल फॉर्मिंग होता है इसलिए इनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। अब हम कुछ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन कैसे बनता है? स्ट्रक्चर ऑफ इथीन देखते हैं। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में देखो सबसे पहले कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, आपको पता है कैसी होती है इथीन? C डबल बॉन्ड C, H और H। तो ये C2H4 था। C2H4 में आपको पता है कि ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सबसे पहले इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोब के साथ इससे ओवरलैप करके सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोब यहाँ पे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रही है। ये अभी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये जो लोब में दिखा रही हूँ ये कौन सी है? sp2 है। ये भी कैसी है? sp2 है। ये भी sp2 है। ये भी sp2 है। ये भी sp2 है। ये भी sp2 है। यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड की 3 लोब हो गई, इसने अपने ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये जो एक बॉन्ड में दिखा रही हूँ यहाँ पे, जैसे देखो एक बॉन्ड जो बना है हमने वो किससे बनाया है?
पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अब ये जो प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं, प्योर पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो वाइट वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, वो कैसा बना है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोब्स की ओवरलैपिंग से बना है। और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बना है, पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना। ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तब ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये कुछ इसकी बॉन्डिंग थी कि एल्कीन में बॉन्डिंग कैसे होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एंगल कितना होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड 120, ठीक है। इसके बाद देखो हम इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में देखो इसका जो सफिक्स होता है, वो क्या होता है, सफिक्स तो हमारे पास एल्केन में क्या था, ANE, एन, एल्केन में एन सफिक्स था, इसमें हमारे पास ENE क्या सफिक्स होगा, एल्कीन, जैसे मैं अभी क्या बोल रही हूँ एल्कीन, तो इसमें ENE सफिक्स होगा। और जो हमारा एल्केन था उसमें क्या सफिक्स था, ANE, और एल्केन में क्या सफिक्स है, ENE सफिक्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स तो आपको पता है कि डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ n पे, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। तो जो प्रीफिक्स है हमारा वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और जो सफिक्स है वो ENE होगा हमारे पास। तो अब मैं इनके कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख के आपको बता देती हूँ। जैसे देखो सबसे पहला हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। मैं यहाँ n = 1 रखती हूँ तो C1H2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मैथ प्लस इन, तो ये मैं क्या बोलूँगी, ये बन गई मीथीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम n = 2 रखते हैं तो C2H4, तो ये एथ प्लस इन, तो ये एथीन बन गई। n = 3 तो C3H6 प्रोपीन बन गई। उसके बाद n = 4 C4H8, तो क्या बन गई, ब्यूटीन बन गई। n = 5 C5H10, तो ये क्या बन गई हमारे पास, पेंटीन, ठीक है। ऐसे सोन आपको ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये सब हमने पहले ही सीख लिया है कि n की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या होगा, 2 होगी तो क्या होगा, 3 होगी तो क्या होगा। तो इस तरीके से ये इसका नॉमेनक्लेचर था। अब देखो अब हम पढ़ते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो देखो एल्कीन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला सोर्स तो हमारा जो नेचुरल सोर्स है, जो हम ऑयल रिफाइनिंग करते हैं वहाँ से ये सब मिलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, वो तो नेचुरल सोर्स है। अब हमें चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड से एल्कीन बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। देखो जैसे एल्केन बनाया था सबसे पहली प्रोसेस में कि हाँ जो भी अनसैचुरेटेड उसका मतलब एनालॉग है उसको आप क्या करो, रिड्यूस कर दो तो आप एल्केन बना लोगे। ऐसे ही अगर मैं एल्काइन को रिड्यूस कर दूँ तो मैं एल्कीन बना लूँगी। मतलब एल्काइन को अगर मैं पार्शियली रिड्यूस कर दूँ, उसका एक डबल बॉन्ड खत्म कर दूँ तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं वही करती हूँ। जैसे मेरे को इथीन बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, इथाइन ले लूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन इस पे अगर मैं H2 गैस का कंट्रोल्ड सप्लाई करूँ, कैसा सप्लाई करूँ, कंट्रोल्ड सप्लाई, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिया तो फिर तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मैं सिर्फ एक डबल बॉन्ड हटा रही हूँ और उन डबल बॉन्ड्स की जगह कौन जोड़ रही हूँ, हाइड्रोजन जोड़ रही हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन गई, इथीन बन गई, ठीक है। और अगर मैंने इस पे और हाइड्रोजन डाल दिया तो आपको पता है यहाँ पे फिर हम एथेन बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, कंट्रोल सप्लाई करनी है। अब आप इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं कि आपको पता है जब हम अभी हमने स्टीरियो खत्म किया तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड के अराउंड दो टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है।
एक पॉसिबल है, मान लो ये दोनों डबल बॉन्ड है और इसके अराउंड 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है। या तो ये दोनों आर जो हैं वो सेम साइड हो सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सिस कन्फर्मर है। अगर मैं ऐसे डबल बॉन्ड के अराउंड इन दोनों आर को अपोजिट साइड लिख दूं या दोनों एच को अपोजिट साइड लिख दूं, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये ट्रांस है। तो अब भाई मैं हाइड्रोजनेशन अगर करा रही हूँ तो मेरे पास अगर सिमेट्रिक एल्काइन है, ये जो इथाइन मैंने ली है वो सिमेट्रिक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे, इधर से भी हाइड्रोजन लगा दूंगी, कहीं भी लगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, मुझे क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन तो सब जगह सेम ही है। पर अगर यहाँ कोई 2 आर ग्रुप लगे हो तो फिर वो 2 आर ग्रुप सिस होंगे या ट्रांस होंगे, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी, तो ये मैं डिसाइड करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट। तो अगर आपको सिस बनाना है, अगर आपको सिस एल्कीन बनाना है, अगर आपको सिस एल्कीन बनाना है तो आप क्या लोगे, लिंडलार कैटेलिस्ट लोगे, लिंडलार्स कैटेलिस्ट लोगे। क्या होता है ये कैटेलिस्ट, सही कैटेलिस्ट, हाँ, इसमें ये होता है पैलेडियम चारकोल। पैलेडियम चारकोल, अगर आप सिस एल्कीन बनाना चाहते हो तो आप आर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सॉरी आर डैश, इस पे आप पीडी चारकोल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ले लो, तो आपको जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सिस एल्कीन मिलेगी। जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सिस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो ट्रांस एल्कीन चाहिए, मुझे कुछ काम है और उसमें ट्रांस एल्कीन की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ ट्रांस एल्कीन चाहता हूँ, तो ट्रांस एल्कीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बर्च रिडक्शन करना पड़ेगा। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में क्या होता है, बर्च रिडक्शन होता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यूपी पीजीटी में मुझे नहीं लगता कि यहाँ बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट्स में इंपॉर्टेंट है, वहाँ हम देखेंगे, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन के लिए अगर आपको आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर डैश दिया है और यहाँ आपको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दिया है, तो आप क्या करो, ट्रांस एल्कीन बनाकर आ जाना, ठीक है, कोई भी गलत नहीं कहेगा। ट्रांस एल्कीन आप बना लेना, कोई भी आपको गलत नहीं कह सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कैटेलिस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे पैलेडियम चारकोल दिया और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया तो आप प्रोडक्ट सिस वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे लिक्विड अमोनिया दे रखा है तो आपको इस ट्रांस वाले पे टिक करना है, ठीक है। तो ये तो इसकी एक प्रिपरेशन कैसे की हमने, बाय एल्काइन से की। अब हम और दूसरी देखते हैं बाय एल्किल हैलाइड, किससे, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में हम कोई भी एल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, हमको एक स्पेसिफिक एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसके की बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब बता दूं मैं आपको बीटा पोजीशन क्या होती है, बीटा पोजीशन हमने उसमें भी डिस्कस किया था, अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन बता देती हूँ, किस में डिस्कस किया था, हाइपर कॉन्जुगेशन में डिस्कस किया था हमने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी मैंने बताया था, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना बताया था, तब मैंने आपको अल्फा पोजीशन बताई थी, अब मैं आपको बीटा पोजीशन बताती हूँ। जैसे ये कोई कार्बन है, इस कार्बन से अगर मैं हैलाइड के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये होती है बीटा पोजीशन। तो हमको ऐसा, तो भाई हमको ऐसा वाला हैलाइड चाहिए है जिसके की बीटा पोजीशन पे क्या हो, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजेनेशन, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलते हैं, इसलिए इसको डिहाइड्रो हेलोजनेशन भी बोलते हैं। इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको,
इसमें देखो क्या होता है, हम ऐसा, मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी अल्काइल हैलाइड नहीं लेंगे, हम ऐसा लेंगे जिसकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो मैं कुछ ऐसा ले लूँ, यहाँ मैंने क्लोराइड ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये का क्लोरीन है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें मैं क्या लूँ, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं लूँ, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मुझे कैसा, अल्कोहल में एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना होगा, मतलब अल्कोहल में इसको डिसॉल्व करना होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये OH माइनस क्या करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा और यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा। जब ये यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H प्लस गया है ना भाई, तो नेगेटिव चार्ज तो आना ही है। और अगर आपको देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन फिर क्या करती है, क्लोरीन ना बहुत, क्लोरीन को दया आ जाती है कार्बन पे, क्या वो कैसे दया आ जाती है, वो कहती है तुम नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकते, हाँ लेकिन मैं तो नेगेटिव चार्ज अच्छे से होल्ड कर सकती हूँ, तुम एक काम करो इस नेगेटिव चार्ज को इधर आगे शिफ्ट करो, मैं लेके चली जाती हूँ। तो क्लोरीन यहाँ बहुत अच्छी बन जाती है और नेगेटिव चार्ज लेके चली जाती है, तो ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता है और क्लोरीन यहाँ से लेके चली जाती है, और हमको जो डिजायर प्रोडक्ट था एल्कीन वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्योंकि देखो बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन हुआ है हाइड्रोजन का, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्लोरीन जो है वो क्या है, एक लीविंग ग्रुप है। अगर सोचो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन होती, सॉरी यहाँ पे कोई ऐसा होता जो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, कोई मेटल होती, तो वो नेगेटिव चार्ज लेके जाती क्या, बिल्कुल नहीं जाती। क्यों जाती, वो कहती भाई मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज तुमसे ज़्यादा अनस्टेबल है, मैं क्यों लेके जाऊँ। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप होना जरूरी है, इसीलिए हमने हैलाइड लिया। हम कुछ और भी तो ले सकते थे लेकिन नहीं, हैलाइड ही क्यों लिया, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को लेके निकल जाता है। तो आप इसको देखो, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे अगर हम, रेट ऑफ रिएक्शन तो अगर हैलाइड के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जैसे क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी जल्दी होगी। मान लो ये जो आयोडीन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है आगे जाएगा और ये लेके जाएगा, तो ये जितनी जल्दी जाएगा वो नेगेटिव चार्ज उतनी जल्दी आएगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, आयोडीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन। इस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आप कोई बोलेगा कि भाई नेगेटिव चार्ज तो फ्लोरीन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो देखो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमको सबसे पहले, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो साइज़ कंपेयर करना पड़ता है। जिसका साइज़ ज़्यादा होता है, अगर हम सेम ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, उस डेंसिटी को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाएगा। मान लो मैं एक 10 साल के बच्चे को 1 किलो वेट देती हूँ और एक 3 साल के बच्चे को 1 किलो वेट देती हूँ, तो कौन अच्छे से हैंडल कर पाएगा, 10 साल वाला ना, क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा ताकत है। तो इसी तरीके से इसके आयोडीन के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और इसलिए ये नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ऑल्दो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव चार्ज को वो होल्ड नहीं कर पाता, मतलब उसे भूख लगी रहती है लेकिन वो खा नहीं पाता, ऐसा टाइप का है वो। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगते हैं, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम देखें किसके रिस्पेक्ट में, एल्काइल हैलाइड इस कार्बन नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो रेट जो होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन तो सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी की होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी की और फिर उसके बाद प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि टर्शरी कार्बन में जो R ग्रुप लगे होंगे वो इस नेगेटिव को अनस्टेबलाइज करेंगे और फटाक से बाहर भेजेंगे, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो टर्शरी के रिस्पेक्ट में फास्ट होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। अभी हमने 2 प्रिपरेशन देखी, अब देखो थर्ड वाली देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं विसिनल डाइहैलाइड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स।
तो विसिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है, देखो विसिनल डाइहैलाइड्स, सबसे पहले तो ये देखो विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको पता है डाइहैलाइड्स मतलब दो हैलोजेंस तो हैं, और विसिनल का मतलब क्या है, विसिनल का मतलब है कि वो कैसे हैं, एडजेसेंट है, एडजेसेंट है। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने Br लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Br, मतलब कि ये दोनों एक बिल्कुल एकदम एडजेसेंट डाइहैलाइड्स है। तो विसिनल डाइहैलाइड्स के साथ अगर मैं कोई मेटल लेती हूँ, जैसे मैंने जिंक मेटल लिया, आपको पता है जिंक जो होती है वो जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स देती है, ठीक है। इसी तरीके से जो ब्रोमीन होता है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन खा के Br नेगेटिव बनाना प्रेफर करता है। तो इस तरीके से दो ब्रोमीन है तो यहाँ 2 Br हो जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ZnBr2 बना लेंगे। तो यहाँ से यह जो जिंक होता है वो यहाँ आता है और इसके साथ दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है, फिर ये दोनों इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास एल्कीन मिल जाती है। तो ये तो था कि आप विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बनाएंगे। विसिनल डाइहैलाइड मैंने आपको बता दिया, एडजेसेंट पोजीशन पे अगर हेलोजन लगे हैं तो हम उसको, 2 हेलोजन लगे हैं तो हम उसको विसिनल डाइहैलाइड बोल सकते हैं। उसके साथ अगर हम मेटल लेते हैं तो वो मेटल उन हैलाइड्स के साथ चिलेशन करके अपना हैलाइड, मेटल का हैलाइड बना लेती है और हमको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट किससे, फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करें तो देखो क्या इसका मतलब कि हम सबसे पहले हमको स्टार्टिंग मटेरियल एल्कोहल लेना है, डिहाइड्रेशन लिखा है इसका मतलब कि वाटर निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद एसिडिक कंडीशन लेनी है। तो सबसे पहले मैं एक एल्कोहल लेती हूँ, मैंने एक एल्कोहल लिया जैसे मैंने यहाँ पे CH3CH2OH लिया, तो मैं CH3CH2OH लेती हूँ, ठीक है, CH3OH लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एसिडिक कंडीशन लिया, एसिडिक कंडीशन मतलब H+ का सोर्स लिया। तो इन दोनों के साथ सबसे पहले क्या रिएक्शन होगी, यहाँ बाकी सब तो कोई भी एक्टिवेटेड नहीं है, हाँ, लेकिन इस ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्टिवेटेड है, तो ये सबसे पहले जाके H+ पे अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ये CH और OH2 पॉजिटिव बना लेगा। OH2 पॉजिटिव बनाने के बाद जैसे ही इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये पागल हो जाती है और ये वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो ये इस तरीके से इस जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव करेगा। वाटर मॉलिक्यूल लीव कर रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म में लीव कर रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। जो स्पीसीज जितनी ज़्यादा न्यूट्रल होती है उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए OH2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म में लीव करता है। तो जब वो वहाँ से लीव कर जाएगा, जब OH2 पॉजिटिव वहां से लीव करेगा तो पीछे कौन रह जाएगा, पीछे रह जाएगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन रह गया पीछे। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करता है और H+ बाहर हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास एल्कीन मिल जाती है। देखो जो H+ आपने यूज़ किया था एज अ एक्सटर्नल सोर्स वो आपको वापस मिल गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में। तो यहाँ से भी आपको एल्कीन मिल सकती है। तो हमने 3-4 प्रोसेस देखी हैं, इनमें से कोई भी प्रोसेस आपको पेपर में आ सकती है एज अ ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के लिए कि इसमें क्या बनेगा या फिर इसका रिएजेंट क्या होगा, इस तरीके से। तो आप इनको ढंग से पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन।